वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेशली बैंक लोन्स के बारे में। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम घर बैठे हम हमारे मोबाइल को यूज करते हुए, हम हमारे स्मार्टफोन को यूज करते हुए, लैपटॉप और लैपबुक को यूज करते हुए घर बैठे एक लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बैंक के गेट पे जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है और किसी के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। किसी को हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोगों को पैसा देना पड़ता है लोन करवाने के लिए। तो ऐसा हमारे साथ में नहीं होने वाला है। एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो डिजिटल है, 100% डिजिटल है, जिसको लेकर हम इस ट्रेनिंग को करने वाले हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म में आप जितने भी लोन्स के बारे में आज हम बात करेंगे, वैसे स्पेशली आज हमारा होम लोन का सेशन था, लेकिन वर्बली हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके सारे लोन्स को कवर करने वाले हैं। तो जो भी लोन्स आपके हैं, उनको वन टू वन करके कवर करते हैं और एक ऐसा सिस्टम आपके लिए ये है जिसमें कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से सभी लोन्स की सर्विसेज़ खुद भी यूज़ कर सकते हैं और अपने मिलने-जुलने वालों को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको लोन की ज़रूरत होती है, उनको लोन प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। ये लर्निंग के साथ-साथ में अर्निंग करने की अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से कौन से लोन को ले सकते हैं और क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, सभी लोन्स को कवर करने वाले हैं। पहला लोन है दोस्तों पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो कि जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं, जिनके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, ये उनको मिलता है। और पर्सनल लोन लेने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनके लिए यदि मैं बात करूं, सैलरी पैरामीटर्स, तो मिनिमम 15,000 का उनका सैलरी होना चाहिए। 15,000 रुपए का सैलरी यदि बैंक अकाउंट में आता है तो वो कस्टमर पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है। और जो सैलरी 15,000 आ रहा है वो 1 महीने का नहीं, कंटिन्यू 6 महीने का सैलरी बैंकिंग में क्रेडिट चाहिए। जिनका सैलरी कैश में आता है उनको पर्सनल लोन नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। जिनका सैलरी बैंक में आता है और कंटिन्यू 6 महीने से बैंक में आ रहा है, वो एलिजिबल होते हैं पर्सनल लोन के लिए। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो कंटिन्यू 2 इयर्स के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है पर्सनल लोन के लिए। और 2 इयर्स का स्टेबिलिटी देखने के लिए हम इसमें फॉर्म 16, जिसको फॉर्म 16 के नाम से जानते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी एक बेसिक क्राइटेरिया है कि 15,000 से कम यदि सैलरी है तो हम उसको पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं बोलते हैं। 15,000 से जितना भी ज़्यादा सैलरी होगा उन सभी को पर्सनल लोन मिल सकता है। अब बहुत से लोग पार्टिसिपेंट्स का ये डाउट होगा कि 15,000 रुपए सैलरी में क्या कितना पर्सनल लोन मिल सकता है? ये सबसे बड़ा डाउट्स होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15,000 रुपए मिनिमम यदि आपका नेट अकाउंट सैलरी आ रहा है, तो आपको 50,000 रुपया से लेके 1.5 लाख रुपए तक का एक लोन मिल सकता है बैंक से। और इसमें ये अमाउंट वैरी करता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और कंपनी टू कंपनी। एनबीएफसी कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि 15,000 प्लस सैलरी पे लोन देती हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन अमाउंट दोनों वैरी करेगा आपके सैलरी अमाउंट पे। 15,000 से स्टार्ट हो जाता है। और यदि बैंक्स की हम बात करें, 15,000 से जो लोन देना स्टार्ट करते हैं ये एनबीएफसी कंपनीज होती हैं। और यदि बैंक्स की बात करें तो बैंक्स हमें जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उनका एक पैरामीटर होता है और वो स्टार्ट होता है 25,000 सैलरी। यदि हम किसी भी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ 25,000 सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट चाहिए। तो ये कुछ पर्सनल लोन के पैरामीटर्स हैं, जिसको हम एक ब्रीफ के अंदर समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बिज़नेस लोन के बारे में। बिज़नेस लोन किसको मिलता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो बिज़नेसमैन प्रोफाइल होना चाहिए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। उनको बिज़नेस लोन बिज़नेस के पर्पज़ से दिया जाता है। अब बिज़नेस लोन में हम यदि बात करें कि क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, तो सबसे पहला तो पैरामीटर यही होता है कि बिज़नेस का जो वेंटेज होता है, जो कंटिन्यूटी, जो स्टेबिलिटी की यदि बात की जाए, वो मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। अब मिनिमम 2 इयर्स का बिज़नेस स्टेबिलिटी है और इनकम प्रूफ में भी यदि 2 इयर्स का आईटीआर उनके पास में अवेलेबल है, तो वो बिज़नेस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। ये गारंटी नहीं है कि ये 2 डॉक्यूमेंट होने से उनको बिज़नेस लोन मिल ही जाएगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि उनका सिविल खराब नहीं होना चाहिए,
लेटेस्ट में बहुत ज्यादा इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट बेसिकली यदि आप फंडा समझे तो ये समझ सकते हैं कि आपको बिजनेस लोन के लिए यदि अप्लाई करना है किसी को, तो आपका मिनिमम 2 इयर्स का बिजनेस का वेंटेज होना चाहिए, 2 साल का आपका बिजनेस पुराना होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका 2 इयर्स का आईटीआर फिलअप किया हुआ आपके पास होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कितना बिजनेस लोन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे कि आप कितने का आईटीआर भरते हैं, और आप अपना जो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं बिजनेस के लिए, उस करंट अकाउंट में, या कई बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सेविंग अकाउंट से भी बिजनेस करते हैं। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आप कितना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलते हैं, कितना एवरेज बैलेंस आप लेकर चलते हैं, उस पे भी आपका लोन अमाउंट वेरी करता है। तो इस तरीके से आप बिजनेस लोन के बारे में भी कस्टमर्स को बता सकते हैं। साथ ही साथ में गोल्ड लोन, सबसे आसान लोन और एक एकमात्र ऐसा लोन जो जिसका सिविल खराब होता है उसको भी मिलता है, वो एक गोल्ड लोन ही ऐसा लोन है जिसका सिविल खराब होता है उनको भी मिलता है, और जो सिविल खराब होने के बाद में सिविल को यदि सही करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं और गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात ये बता दूं, गोल्ड लोन लेने के लिए हमारे पास में गोल्ड होना चाहिए, और गोल्ड मिनिमम जो लोन मिलता है वो 25,000 का मिलता है। सेम डे प्रोसेस हो जाता है, आज का लोन आज ही मिल जाता है। बहुत से बैंक हैं जो डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि आपके घर पे आके लोन देके जाते हैं, और बहुत से बैंक हैं जहाँ पे हमें बैंक की ब्रांच में जाके लोन लेना होता है। तो ऑप्शंस दोनों ही हैं, आप जहाँ पर चाहें गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में एजुकेशन लोन की यदि हम बात करें, तो एजुकेशन लोन का पर्पस क्या है? एजुकेशन लोन स्टडी के लिए मिलता है, हायर स्टडी के लिए मिलता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बच्चे-बच्चियों को, बेटे-बेटियों को पढ़ाने के लिए उतना हक अमाउंट एक साथ नहीं होता है जितना कि वहाँ पर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जमा होता है, डिपॉज़िट होता है। तो बैंक्स उस केस में क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवा देते हैं, और उस लोन का इंस्टॉलमेंट भी तब चालू होता है जब वो नौकरी लग जाते हैं या उनको जॉब लग जाता है, जब उनका एजुकेशन पूरा हो जाता है। उससे पहले उस लोन का इंस्टॉलमेंट भी चालू नहीं होता है। और इसके लिए मैं यदि बात करूँ तो हमें एजुकेशन लोन अभी हम एक्सिस बैंक के साथ में कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपके पास में यदि कोई एजुकेशन लोन के लिए कोई भी आता है, तो आप बेसिकली 2 बातें उनसे जान सकते हैं कि जो एजुकेशन लोन चाहिए वो कौन-सी यूनिवर्सिटी या कौन-से कॉलेज के लिए चाहिए जहाँ पर आप एडमिशन लेने वाले हैं, सबसे पहले आपको उसका पता करना है। और साथ ही साथ में उनसे ये भी पूछना है कि जो आप लोन ले रहे हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी कोलेटरल देना होगा, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी बैंक में रखना होगा। तो क्या आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है या नहीं? ये 2 डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा, आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर कहाँ है, यानी कि नियर टू बैंक है या नहीं? क्या उसके पास में जो प्रॉपर्टी के लिए कोलेटरल देने का है वो प्रॉपर्टी क्या है? इस तरीके से आप बिज़नेस लोन के लिए कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं, और उनको आप बिज़नेस लोन के साथ-साथ में एजुकेशन लोन भी दिला सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट में जिसकी डिमांड होती है पर्सनल लोन के बाद। सबसे ज़्यादा डिमांड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनल लोन की होती है, और देन नंबर आता है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन एक ऐसा लोन है जो कि घर के लिए मिलता है, और घर के लिए इसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, घर को रिनोवेट करने के लिए, रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए, बहुत सारे इसके परचेज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इतने सारे इसके पर्पज़ होते हैं। लेकिन अब बात करें कि किसको हाउसिंग लोन जो होम लोन है किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है, इसके लिए क्या-क्या पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हाउसिंग लोन में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपका प्रॉपर्टी। यानी कि जिस प्रॉपर्टी पर आप होम लोन लेने की बात कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है? क्या वो प्रॉपर्टी जो आपका है वो ग्राम पंचायत का पट्टा है? क्या वो जो प्रॉपर्टी आपका है उसका नगर पालिका का पट्टा है? क्या उसका नगर निगम का पट्टा है? क्या उसका नगर परिषद का पट्टा है? ऐसे नगर नियास व्यास बहुत सारी ऐसी ऑथोरिटीज़ हैं। जैसे जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ जेडीए पट्टे इश्यू करता है, नगर निगम भी करता है। यदि मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए है। गुड़गाँव की बात करें तो जीडीए है। ऐसे हर जगह पर एक अथॉरिटी होती है। अब मैं बात करूँ कि गाँव में
कहाँ से आएगा जेडीए और कहाँ से आएगा डीडीए। तो गाँव में कोई जेडीए की जरूरत नहीं होती है। गाँव में आपका ग्राम पंचायत होता है, वहां से पट्टा इश्यू होता है, उस पे भी लोन किया जाता है। गाँव से ऊपर थोड़ा-सा आप बढ़ते हैं, तहसील लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पर नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, वहाँ से पट्टे जारी होते हैं, उस पे भी होम लोन होता है। तो क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के होने से ही होम लोन हो जाता है? नहीं दोस्तों, प्रॉपर्टी होने के साथ-साथ में और भी पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे कि रीपेमेंट कैपेसिटी की बात करें, कि लोन ले लिया गया है तो चुकाएँगे कैसे? तो उसके लिए इनकम प्रूफ भी होना मैंडेटरी है। मान लीजिए मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं लेना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे को लोन चाहिए। मैं वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ बैंक उसके अगेंस्ट में 30 लाख रुपए का मुझे लोन दे दे। लेकिन बैंक लोन दे देगा 30 लाख रुपया, लेकिन साथ-साथ में बैंक ये भी चेक करेगा कि वो 30 लाख रुपए का जो ईएमआई आने वाला है, जो इंस्टॉलमेंट आने वाला है हर महीने, उस इंस्टॉलमेंट को चुकाने के लिए मेरे पास में क्या इनकम सोर्सेज़ है। और वो इनकम सोर्सेज़ सैलरी हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो क्या यहाँ पर सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पे लोन किया जाता है? डेफ़िनेटली हर प्रकार की प्रॉपर्टी पे लोन होता है यहाँ पर। एग्रीकल्चर पे भी होता है, नगर पालिका पे भी होता है, ग्राम पंचायत पर भी होता है, सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पे लोन होता है। अब ये कस्टमर टू कस्टमर वरी करता है कि कौन से कस्टमर को लोन होगा और कौन से कस्टमर को नहीं होगा, जिसमें 2 पैरामीटर्स मैंने आपको पहले बताए कि कस्टमर का प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी टाइटल के साथ कस्टमर का जो इनकम है, वो इनकम क्या है, तीसरा कस्टमर का सिबिल क्या है, क्या सिबिल पहले से खराब तो नहीं है। और ये सब बातें होने के बाद कस्टमर बैंक की कितनी डिस्टेंस पे रहता है। कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो बैंक से गिने-चुने 5-10 किलोमीटर में ही रेज़िडेंस करते हैं या उनका प्रॉपर्टी बैंक से 10-20 किलोमीटर में ही होता है। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो 150 किलोमीटर दूर रहते हैं और प्रॉपर्टी भी 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब लोन का एप्लीकेशन आता है और बैंक में जब लगाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तब ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है, टाइटल क्या है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जेडीए है, क्या है? नंबर 2 क्या देखना है? नंबर 2 ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चर है तो खेत है या खेत में मकान बना हुआ है? वो प्लॉट है या वो क्या है? यानी प्रॉपर्टी का टाइटल हमने देखा। प्रॉपर्टी का टाइटल देखने के साथ-साथ में हमें ये भी देखना है कि प्रॉपर्टी का टाइ अप क्या है? टाइप इन द सेंस वो फ्लैट है, वो विला है, वो हाउस है, वो प्लॉट है, वो धर्मशाला है, वो हॉस्पिटल है, वो क्या है? ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 2 आपने ये देखा और नंबर 3 आपको ये भी देखना है कि जो लोन उस पे लिया जा रहा है, क्या वो लोन रीपेमेंट करने के लिए जो लोन लेने के लिए जो आ रहा है कस्टमर, क्या उसका इतना इनकम है कि वो लोन को चुका पाएगा? ये सारी चीज़ें आपको होम लोन के लिए मैंडेटरी। इसके बाद में बात करते हैं लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपके पास है, उसके अगेंस्ट में भी लोन मिलता है, जैसे कि होम लोन मिलता है, सेम पॉलिसी है। डिफरेंस क्या है? लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी और हाउसिंग लोन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एंड यूज़ का डिफरेंस है कि जो पैसा मिलेगा वो होम लोन में घर को बनाने के लिए या खरीदने के लिए मिलता है, जो कि उसके पास जाता है जिससे हम घर खरीदते हैं या उसके पास जाता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा देते हैं। यानी होम लोन का जो पैसा लोगे आप, वो आपको पैसा आपके यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है। वो या तो घर को खरीदने के लिए उसके पास जाएगा जिसने घर बेचा है और या उसके पास जाएगा जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है। लेकिन लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी के अंदर यही होता है कि प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं, यहाँ पे और किसी के पास पैसा नहीं जाने वाला है। ये पैसा जो लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी मिलने वाला है, ये आपको खुद को मिलने वाला है और ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो पैसा आएगा, इसको आप अपने पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं, लाइक मेडिकल इमरजेंसी, हायर स्टडी या बिज़नेस पर्पज़, कुछ भी आपका पर्सनल पर्पज़ हो सकता है, उसमें आप लोन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं व्हीकल लोन, ऑटो लोन। व्हीकल लोन, ऑटो लोन में पुरानी गाड़ियों पे भी लोन मिलता है और न्यू व्हीकल्स पे भी लोन मिलता है। देखना क्या है? देखना यही है कि जिस भी गाड़ी का आप ले रहे हैं लोन, वो गाड़ी कितना पुराना है, यदि यूज्ड व्हीकल पे ले रहे हैं तो।
और नई गाड़ी पे ले रहे हैं तो कौन से व्हीकल पे ले रहे हैं, जैसे कि आजकल मैं बात करूं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे ज्यादातर लोन के प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक में हर कोई कंपनी गाड़ी निकाल रहा है, तो वो बैंक से पता करना जरूरी है कि इस कंपनी का व्हीकल है और इसका ये वैल्यू है और इसमें इतना लोन चाहिए। तो सबसे पहले व्हीकल का आपको कंपनी पता होना चाहिए, और वो कंपनी यदि बैंक से अप्रूव्ड है तो ही उस व्हीकल पे लोन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे जैसे कस्टमर्स आपके पास में आएंगे, आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करके उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनके पास में ये सारे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और ये एजुकेशन लोन, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इनकी डिमांड उनके पास में नहीं। उनके पास में खेती-बाड़ी होती है और वो खेती-बाड़ी पे ही लोन लेना चाहते हैं। उनके पास में काश्तकारी होती है, काश्तकार खेती करते हैं और खेती के अंदर उनके पास ज़मीन होती है, और उस ज़मीन के अंदर वो खेती-बाड़ी जो करते हैं उसमें 6 महीने में एक बार उनके पास में फसल आती है और 6 महीने में एक बार उनके पास पैसे आते हैं। फिर वो दूसरी फसल की बुआई करते हैं और उसकी कटाई करते हैं। तो यानी बात करें तो 12 महीने में 2 बार का सीज़न आता है। 6-6 महीने की वो फसल बोया करते हैं और 6 महीने में उनके पास पैसा आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बैंकों ने एक फैसिलिटी दी है लोन की किसानों के लिए, जिसका नाम रखा गया है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर की जो लैंड होती है उसके अगेंस्ट में मिलता है, और इसको 6 महीने या 12 महीने में एक बार रिन्यू करवाना पड़ता है। आप चाहें, किसान चाहे तो उसका ब्याज जमा करा सकता है, और किसान चाहे तो पूरा पैसा जमा करके भी दोबारा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड में यदि आप टाइम से पैसा जमा कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें सब्सिडी भी होती है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है, ये समझ लीजिए आप। 3% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी आता है, और 6-7% पे ये लोन अमूमन मिलता है, तो ये 3-4% के आसपास लोन मिलता है। अब 3-4% का मतलब वो गांव वाला 3-4 सैकड़ा नहीं है। ये गांव में जो आप 2% पे यानी 2 रुपए सैकड़ा पे जो लोन लेते हैं उसका परसेंट में यदि बात करें तो 24% माना जाता है। तो 2 रुपए सैकड़े का मतलब 24% होता है। तो अब उस 24% को आप देख लीजिए, 3% पे यदि बैंक लोन दे रहा है तो मुश्किल से वो 20-25 पैसे का ब्याज लगता है उसमें। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और मैक्सिमम 50-60 पैसे तक का ब्याज उसमें हायर साइड में जाता है। तो ये किसानों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, और किसानों को ये मैक्सिमम लोन आप दिला सकते हैं, और आप किसानों को लोन मिलेगा, आपको अर्निंग मिलेगी। हर एक लोन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक मोटा अर्निंग देके जाता है जब आप लोन के लिए अप्लाई करवाते हैं। ऑटो लोन और व्हीकल लोन का एक पार्ट है टू व्हीलर लोन, जो आज मार्केट में ज्यादा डिमांड में आ रहा है। व्हीकल लोन में टू व्हीलर लोन है, और टू व्हीलर लोन जब भी कोई लेता है तो इसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। साथ ही साथ में किसानों के लिए एक दूसरा लोन है जो यूज्ड ट्रैक्टर लोन, यानी किसानों के लिए जब नया ट्रैक्टर होता है तो कोई भी लोन करने के लिए एग्री होता है, लेकिन जब ट्रैक्टर पुराना हो जाता है और उस पे यदि किसान को लोन चाहिए होता है तो मार्केट में उसको धक्के खाने पड़ते हैं, और प्रॉपर वे में उनको लोन नहीं मिल पाता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस पोजीशन में आप उनको ये सभी सेवाएं प्रोवाइड करवा सकते हो, और ये सारी सुविधाएं उनको घर बैठे मिलने वाली हैं। जितने भी लोन्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ये सभी लोन्स उनको घर बैठे मिलते हैं, और उनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यूज्ड ट्रैक्टर लोन, साथ ही साथ में जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है, और वो उसको बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, तो वर्किंग कैपिटल के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, और वो ओडी लिमिट और सीसी लिमिट 2 तरीके से उनको मिलता है। ओडी लिमिट और सीसी लिमिट में फर्क क्या है? सीसी लिमिट हर साल के लिए रिन्यू किया जाता है उनके बिजनेस के टर्नओवर के बिहाफ पे, और ओडी लिमिट में रिन्यूअल नहीं होता है, लेकिन ओडी लिमिट में बस उनको ये बेनिफिट मिलता है कि सीसी लिमिट अनसिक्योर्ड भी हो जाती है, लेकिन ओडी लिमिट सिक्योर्ड ही होती है, और ओडी लिमिट में जितना पैसा वो यूज करते हैं उसी के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। इसके अलावा बाकी दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। तो जैसा कि आपने देखा, इतने सारे तमाम लोन्स और सभी बैंकों से ये अवेलेबल है। आप कोई सा भी लोन गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी कंपनीज के माध्यम से अप्लाई करवा सकते हैं। आपको यदि खुद को इनमें से कोई भी लोन अप्लाई करना है तो
हमारा जो सपोर्ट नंबर है 9828063003। अगेन मैं एक बार रिपीट करूंगा 9828063003। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के साथ साथ आप अपना क्यूरीज रेज कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी आपको लोन अप्लाई करना है तो आपको जो प्रॉपर एप्लीकेशन दिया गया है, आपके पास में जो आपका लॉगिन पोर्टल है उसमें आप जाएं और वहां पर उसके लिए लीड जनरेट करें और लीड ऐड करने के बाद में आपके पास में ऑटोमेटिकली कॉल आएगा सर्विस डिपार्टमेंट से और आपके लोन को प्रोसेस किया जाएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको सभी लोन्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाए और आने वाले टाइम में हम डीपली हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि पर्सनल लोन पे एक ही दिन का सेशन रहा, बिजनेस लोन पे एक ही दिन का सेशन रहा, होम लोन पे एक ही दिन का सेशन रहा। तो ऐसे सेशंस आने वाले टाइम में आप सभी के लिए कंडक्ट होते रहेंगे और आप रेगुलर कनेक्टेड रहें, आते रहें, लर्न करते रहें और साथ में अर्न करते रहें, सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।